सचिवालय कर्मचारी आज जताएंगे मुख्यमंत्री का आभार। सीएम भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करेंगे सचिवालय के कर्मी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल। नए पदों के सृजन के फैसले पर धन्यवाद होगा। वहीं पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट का जताएंगे आभार। अधिकारी और कर्मचारी संघ के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। सीएम भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करने के लिए यह प्रतिनिधिमंडल आज सीएम आवास जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी संघ के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। सचिवालय कर्मचारी आज सीएम का आभार व्यक्त करेंगे और आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम के आवास पर यह कार्यक्रम होगा। नए पदों के सृजन के फैसले पर धन्यवाद होगा। सीएम का आभार व्यक्त करेंगे। पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट का भी आभार होगा, क्योंकि तमाम सरकार के इन फैसलों से अधिकारी और कर्मचारी खुश हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा के इन फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहने के लिए यह प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचेगा सीएम आवास और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेगा। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर कर्मचारियों के तमाम लोग, कर्मचारी संघ के तमाम लोग। ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा। पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट को लेकर सीएम का आभार व्यक्त किया जाएगा। वहीं प्रदेश के डीई-एड कॉलेजों में 2000 सीटें अब भी खाली हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद भी सीटें रिक्त रहीं। सीट रिक्त को लेकर सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। 13 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन और कॉलेज चॉइस। 13 जुलाई तक आवेदन में संशोधन का भी मिलेगा मौका। 16 जुलाई को जारी होगा कॉलेज आवंटन। 21 जुलाई तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग अनिवार्य है। 376 DE1 ED कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जो है वो जारी है। तो अब 13 जुलाई तक आवेदन में संशोधन का भी मौका मिलेगा। 16 जुलाई को जारी होगा कॉलेज आवंटन। तो 21 जुलाई तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। तो 376 कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और रिक्त सीटों को भरने के जो प्रयास हैं वो हो रहे हैं। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, आप प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद भी सीटें कई रिक्त रहीं और अब सीटों को भरने का प्रयास हो रहा है, और क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश भर में 376 डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। प्रथम चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग जो है संपन्न हो चुकी है। उसके बाद भी 2000 से ज्यादा जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। ऐसे में जो प्रशासन है उसने दूसरी काउंसलिंग करवाने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। कोटा महावीर वर्धमान विद्यालय द्वारा जो है काउंसलिंग करवाई जाएगी। 13 जुलाई से जो है काउंसलिंग, जो सेकंड काउंसलिंग है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर कर सकते हैं और विकल्प जो है का वो यहाँ पर चुना जा सकता है। कॉलेजों का जो आवंटन है वो 16 जुलाई तक यहाँ पर हो जाएगा। अभ्यर्थियों को 21 जुलाई तक जो है संशोधन वो कर सकते हैं और 10 जुलाई से जो 200 रुपए जो शुल्क है वो यहाँ पर जमा करा के इस प्रक्रिया में जो बदलाव है वो यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि 26,000 से ज्यादा जो कॉलेज हैं वो यहाँ पर आवंटन किए गए थे। पूर्व में जब परीक्षा का प्री परीक्षा का आयोजन हुआ था 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था और 5 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में बैठे थे। उसके बाद भी जो सीटें हैं कॉलेजों के लिए वो खाली रही थी। ऐसे में दूसरी काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो डीएलएड कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने का प्रयास लगातार हो रहा है। 16 जुलाई को जारी होगा कॉलेज आवंटन। जल्द ही बदला हुआ दिखेगा रेलवे का IRCTC पोर्टल। रेल यात्रियों के लिए जल्द लॉन्च होगा नया IRCTC पोर्टल। नई IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन जल्द लॉन्च होगा और MNIT जयपुर के छात्रों ने बीटा वर्जन का रिव्यू किया है। फीडबैक के आधार पर वेबसाइट में किए गए हैं बड़े बदलाव। कैप्चा और अनावश्यक पॉपअप हटाए जाएंगे। साथ ही सभी क्लास की सीट उपलब्धता एक साथ दिखेगी। फास्ट चेकआउट और आसान रिपीट बुकिंग की सुविधा भी यहां पर मिलेगी। कुछ महीनों में पूरी तरह अपग्रेड पोर्टल शुरू हो जाएगा। तो फीडबैक के आधार पर ये बड़े बदलाव होंगे जिससे लोगों को और ज्यादा
आसान होगा अपनी सीटों को बुक करना। सभी क्लास की सीट उपलब्धता एक साथ लोगों को इस वेबसाइट पर दिख पाएगी। फास्ट चेकआउट के साथ ही साथ आसान रिपीट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो और ज्यादा आसान अब IRCTC में सीट बुक करना होने वाला है। कुछ महीनों में पूरी तरह अपग्रेड पोर्टल शुरू हो जाएगा और जल्द ही बदला हुआ दिखेगा आपको रेलवे का IRCTC पोर्टल। तो रेल यात्रियों के लिए जल्द लॉन्च होने वाला है IRCTC पोर्टल और ये नया IRCTC पोर्टल जो है उसका बीटा वर्जन अब जल्द लॉन्च करने की तैयारी है। और इसी के साथ ही खास बात यह है कि MNIT जयपुर के जो छात्र हैं वो इस बीटा वर्जन का उन्होंने रिव्यू किया है, लोगों का फीडबैक लिया गया और इसी आधार पर वेबसाइट में बड़े बदलाव भी किए गए हैं। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, बहुत अच्छा होगा अगर IRCTC के माध्यम से जो ट्रेन की सीट बुकिंग होती है वो और ज्यादा इजी हो और ज्यादा आसान हो, अच्छा रिस्पांस और मिलेगा रेलवे को इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद। और क्या जानकारी इस पर किस प्रकार कार्य हो रहा है? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जो रेलवे का IRCTC ऐप है उसमें जो बड़ा बदलाव वो होने जा रहा है और बदलाव अपग्रेडेड होगा, वो यात्रियों के लिए अच्छा होगा जो जल्द देखने को मिलेगा। जो जानकारी मिली है अगले 1 महीने से लेकर 45 दिन के अंदर जो है ये नया अपडेटेड वर्जन है वो देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले का अगर जिक्र करें तो आपने देखा होगा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब MNIT के कैंपस में जाते हैं तो वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ खामियां बताई और किस तरह से जो अभी का ऐप है उसमें यात्रियों को परेशानी होती है। टिकट जब करते हैं तो देरी भी हो जाती है और कई बार टिकट नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी कमियां थी जिससे जो पैसेंजर है उनको रेल टिकट करने में खासी जो मशक्कत करनी पड़ती थी और ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सवाल खड़े होते रहते थे। उसके बाद उन्होंने जो समझाया MNIT की जयपुर के छात्रों ने, तो केंद्रीय रेल मंत्री ने तभी से ये मन बना लिया था कि IRCTC का जो ऐप है उसको जो हाईटेक है वो कैसे बनाया जाए। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है और MNIT जयपुर के जो स्टूडेंट्स है बीटा वर्जन जो नए जो ऐप का वो बनाए हैं, तो ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसमें खास बात ये है कि जो कैप्चा या फिर जो अननेसेसरी पॉपअप्स जो है ऐप पर आते थे टिकट बुकिंग के समय, तो जो वक्त खराब होता था वो नहीं होगा। ये तमाम पॉपअप्स हैं वो अब नहीं आएंगे। इसके अलावा तारीफ केंद्रीय रेल मंत्री की जाए उतनी कम है, होगा यहाँ पर जितनी तारीफ केंद्रीय रेल मंत्री की जाए उतनी कम है, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जब शिकायत की वेबसाइट को लेकर तो उस वेबसाइट को कैसे इंप्रूव किया जाए उस पर फोकस हुआ और उन्हीं स्टूडेंट्स को ये चांस दिया गया कि आपके पास अगर सोल्यूशन है, समाधान है इसे और बेहतर करने का तो आप कीजिए। तो ये मौका भी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया और अब उसी का रिजल्ट है कि ये जो वेबसाइट है ये और बेहतर वर्जन में लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो रिस्पॉन्स सरकार का रहता है सुनील, ये कई बार बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आता है और यही इस बार देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो होती हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कई बार बात होती है, डिसीजन होता है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें जब सामने आती हैं तो इसी तरह से जो अच्छा समाधान है और विकल्प है, बेहतर विकल्प वो सामने आता है। यही वजह है कि आज से 15 से 20 दिन पहले वो वाकया हुआ था और उसके बाद में ये एक अच्छी खबर है वो सामने आ रही है। ये बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव है और इससे सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि पहले स्लीपर क्लास की अलग से बुकिंग करवानी पड़ती थी, फर्स्ट AC सेकंड AC तमाम जो अलग अलग जो ऐप है उसमें अलग अलग जगह जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो नया ऐप होगा उसमें स्लीपर और जो AC क्लास है उनकी टिकट एक साथ हो सकेगी, एक साथ सारी जो रिजर्वेशन है वो शो होंगे। इसके अलावा फास्ट चेकअप और आसान जो रिपीट बुकिंग है, जब रिपीट टिकट होता है उसकी हिस्ट्री रहेगी तो एक क्लिक पे रिपीट बुकिंग का भी ऑप्शन है उस पर मिलेगा। तो कहा जा सकता है ज्यादा इसकी जानकारी जब ऐप लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब किसी अच्छी चीज पे डिस्कस होता है, वाकई में कोई कमी है, उसका जिक्र किसी मंत्री के सामने होता है और मंत्री इतनी पॉजिटिव तरीके से उस जो फीडबैक को लेता है और उस पर काम शुरू करने की हरी झंडी देता है, और उसी का नतीजा है कि बेहतर परिणाम रेलवे की इस वेबसाइट में देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नर्सिंग फार्मेसी काउंसलिंग पर लगी रोक हटाई गई। जोधपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया बड़ा फैसला। आरयूएचएस जल्द जारी करेगा संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल। अगले सप्ताह से दोबारा शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। आरयूएचएस सीयूईटी 2026 के 96,000 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत है। ये बीएससी नर्सिंग फार्मेसी और एलाइड हेल्थ कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा और करीब 550 सरकारी, निजी और स्ववित्त पोषित जो संस्थाएं हैं उनमें एडमिशन होंगे। तो यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। कोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से रुकी प्रक्रिया को रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। 96,000 अभ्यर्थियों के लिए ये राहत की खबर है। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और एलाइड हेल्थ कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा। साथ ही साथ करीब 550 सरकारी, प्राइवेट और स्ववित्त पोषित संस्थानों में एडमिशन होंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से रुकी प्रक्रिया को रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सच पे धड़क से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रदेश और देश के कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल को राजस्थान सरकार का झूठा शगुफा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं प्रदेश में प्रसूताओं की मौत के मामलों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरते हुए इसे सिस्टम की लापरवाही का परिणाम बताया है। आजकल और राजस्थान स्तर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर। सर, सबसे पहला मुद्दा तो यही है, राजस्थान को लेकर चलते हैं। इसमें यूसीसी का जो बिल है वो भाजपा सरकार लाने की कोशिश कर रही है। जन सुनवाई उसको लेकर शुरू हो गई है। तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, राय मशवरा किया जा रहा है। विपक्ष को भी ऐसा कहा जाता है कि इन्वाइट किया गया था, लेकिन विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने मना कर दिया। क्या वजह रही और किस तरह का ये जो यूसीसी बिल रहने वाला है, कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या रहेगा? देखिए, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी लगातार इस प्रकार के बातें करती है जिसमें धार्मिक उन्माद फैले या किसी धर्म विशेष की कोई बात की जाए। उससे इन लोगों को क्या है, वोट आसानी से मिल रहे हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। आज राजस्थान में अगर सबसे अधिक किसी कानून की जरूरत है तो वो है खेजड़ी बचाने की। खेजड़ी बचाने का कानून आज से 6 महीने पहले आना चाहिए था। विधानसभा में इन लोगों ने कही, 3 मंत्री जाके बीकानेर के अंदर कह के आए। संत महात्मा और पूरा जन आंदोलन ये बना हुआ था। संत महात्माओं ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो कानून नहीं लेके आए और ये कहा था कि अब विधानसभा चल रही, इसी में लेके आएंगे। अब लेके आए यूसीसी। संविधान के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के आधार पे ऑलरेडी कानून बना हुआ है और उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है और उसके तहत लोगों की परंपराएं हैं, भावनाएं हैं, उसके तहत कानून बने हुए हैं। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक कानून लाके एक सिर्फ सगुफा छोड़ना है, लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ एक सगुफा छोड़ते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, सरेआम गोलियां मारी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, व्यापारियों को लूटा जा रहा है, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है। 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों के द्वारा रेप किया जाता है और सरकार को कुछ पता ही नहीं चलता है। ये हालत इस गवर्नमेंट की है। ड्रग माफिया चारों तरफ से जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ड्रग सप्लाई कर रहा है, इन लोगों को पता ही नहीं है। तो जो स्थिति राजस्थान की बनी है वो ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। हमारे समय में राजस्थान को रेपिस्तान बनाने वाले आज चुप हो गए। हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया राजस्थान रेप के मामले में, और ये लोग तो मुकदमे तक दर्ज नहीं करते हैं। डीजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, सब हालात सही है। तो आप बाहर जाके देखिए ना, धरातल पे आपको पता चलेगा। चारों तरफ मौत दौड़ रही है। हॉस्पिटल में जाएं तो प्रसूताओं की मौत का सिलसिला 1 दर्जन से ज़्यादा प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। पहले कोटा में हुई, फिर आपके जोधपुर में हुई, बीकानेर के अंदर हुई, अब भीलवाड़ा के अंदर हो गई। यानी कि कोई सिस्टम ही नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उस परिवारों को ध्यान दें, उनकी मदद करें, उनको मुआवजा दें, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने गलत दवाई सप्लाई की है, उनको फांसी होनी चाहिए। दिस इज मर्डर।
तो मर्डर कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। लोग हॉस्पिटल के अंदर जान बचाने के लिए जाते थे, तो जान गंवाने के लिए जा रहे हैं। ये स्थिति राजस्थान के अंदर बन गई। यानी आईवी सेट तक नहीं है, छोटी छोटी दवाइयां नहीं है, कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन नहीं है। ये तो स्थिति बन गई हॉस्पिटल्स की। मेडिकल स्थिति बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिगड़ी हुई है। तो कांग्रेस ऐसे जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय दिलाने के लिए किस तरह का स्टैंड लेगी, किस तरह से उनका साथ देगी? कांग्रेस की क्या रूपरेखा है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। कांग्रेस लगातार इन लोगों की मदद कर रही है। कोटा के अंदर हमारी पूरी कांग्रेस की डीसीसी ने बहुत अच्छा उन परिवारों की मदद की, उनकी आवाज़ को उठाया। मैं और अध्यक्ष जी भी गए बाद में वहाँ, हमने भी अपनी बात को रखा। अभी बीकानेर के अंदर भी मैं और अध्यक्ष जी गए, वहाँ भी हम लोगों ने इस बात को उठाया। प्रशासन पे पूरा प्रेशर बना रहे हैं उन परिवारों की मदद करें। लेकिन ये सरकार नहीं है। सरकार का मतलब है कि जनता के लिए काम करे, लेकिन ये जनता के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। ये तो या तो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं या आला कमान इनका, और कोई मतलब नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कानून व्यवस्था जो है वो एक चैलेंज बना हुआ है, और आप लगातार जो सोशल मीडिया पे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इसको नकारते रहे हैं। और जब भी कानून व्यवस्था की या क्राइम की बात आती है तो सीधा एक आंकड़ा पेश करते हैं, कांग्रेस के 5 साल और हमारे 2.5 साल, और वो अपने आप को बेहतर स्थिति में मानते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आप रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करोगे तो बेहतर ही होगा। यानी इनके राज्य में तो तहसीलदार एसडीएम एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठ गए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? रोजाना हमारे पास लोग आते हैं कि साहब मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। हमारे समय में अशोक गहलोत जी ने ऐसा नियम बनाया कि कोई भी महिला कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। एक और मुद्दा जो है वो पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा बनी हुई है, और कांग्रेस अब लगातार उस पर अब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर रही है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी का विवाद है वो अब उस पर जांच भी चल रही है, एसआईटी भी बनाई गई है। तो क्या कांग्रेस अभी तक की जो जांच चल रही है या एसआईटी जिस तरह से बनी है तो उससे संतुष्ट है, या फिर अभी भी कुछ लीपापोती जैसा कांग्रेस को लग रहा है? 100% लीपापोती है। जब जांच होनी चाहिए थी, एसआईटी क्यों बनाई है? पहले तो जांच होती। और ये भगवान श्री राम के नाम का तो पहले से ही खा रहे हैं। जब राम मंदिर बनना था उस समय भी 3 लोगों ने बहुत सा सिलाएं और सारी चीज़ें इकट्ठा की थी। कहाँ गए वो? आज तक जवाब दिया इन लोगों ने। और अब जो पूरी कमेटी बनी, आरएसएस के लोग बने हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं, उन सब लोगों को एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें सब लोग ये हैं। उसमें कोई संत महात्मा पुजारी पंडित कोई वो थोड़ी ना है इसके अंदर। ये तो सब लोग ये हैं और जो मर्जी जो कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं। चंदा चोरी बड़े नाम है, ये सब हजारों करोड़ का घोटाला है। और ये एक मंदिर नहीं है। अभी जांच होगी तो पता चलेगा। ये मथुरा वृंदावन तक भी बात आ रही है, केदारनाथ बद्रीनाथ तक भी बात जा रही है, तिरुपति बालाजी तक भी बात जा रही है कि किस प्रकार से धर्म के नाम पे जो लोग दान करते हैं, जिनकी आस्थाएं हैं, उनकी आस्थाओं से खेलने का काम किया जा रहा है। और ये तो अब तो रिश्तेदार तक ओबलाइज हो रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, सट्टे में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, ऐसो आराम गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, और पैसा जो है जनता ने भगवान के लिए लगाया था। एक आखिरी सवाल, अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र जो है, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? यूसीसी को लेकर भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, और दूसरा जो खेजड़ी की आप बात कर रहे हैं, एक सगुफे का भी आप जिक्र किए थे कि सिर्फ सगुफा छोड़ना चाहते हैं, तो सगुफे के पीछे कुछ वैचारिक या राजनीतिक मंशा है बीजेपी के, ऐसा क्या आपको लग रहा है और आप उसका विरोध करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर जो जनविरोधी चीजें हैं उन सब का विरोध करेंगे, और विधानसभा जब चलेगी, जब बताएंगे, तथ्यों के साथ बात को रखेंगे। इनका बिल आने दो, क्या लेके आते हैं बिल, उस आधार पर बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू से। बड़ी खबर आ रही है जहां पर रीको में कहासुनी के बाद दुकान से मारपीट की खबर आ रही है। मारपीट के बाद दुकान में पिकअप घुसाकर तोड़फोड़ की गई है। दुकान में तोड़फोड़, गल्ले से नकदी ले जाने का भी आरोप। पीड़ित ने पुलिस पर समय पर ना पहुंचने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया है। इसी के साथ ही आरोपी युवक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रीको एरिया में कहासुनी के बाद एक दुकान में हमले की एक खबर है। पिकअप घुसाकर तोड़फोड़ की गई, गल्ले से नकदी ले जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। और जो पीड़ित है, पीड़ित ने पुलिस पर समय पर ना आने का आरोप लगाया है। तो आरोपी युवक मौके से फरार, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू की यह घटना है।
सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में अनादरा थाना इलाके के सिरोडी के पास दो ट्रेलरों की आमने सामने भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में टांक निवासी चालक मुकेश कुमार ट्रेलर के कैबिन में फंस गए और जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर से चालक का कंकाल बाहर निकाला और अनादरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं दूसरे ट्रेलर में सवार दो लोग आग लगते ही सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में शहर में गश्त कर रही राजस्थान पुलिस की बोलेरो गाड़ी अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। बस स्टैंड रोड स्थित बालाजी डेयरी के सामने चलते वाहन का एक्सल टूटने से पुलिस वाहन सड़क के बीचों बीच रुक गया और इससे दोनों ओर से आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए प्रभावित रही और वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक रास्ता पार करना पड़ा। सूचना के बाद पुलिसकर्मियों ने वाहन को हटाने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण इसमें समय लगा। बाद में वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए वाहन को हटाया गया, जिसके बाद यातायात फिर से सामान्य हो गया। जैसलमेर जिले के भड़ियाणा में थाना अधिकारी देवाराम गोदारा की विदाई चर्चा का विषय बन गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी में चयन होने पर ग्रामीणों ने उन्हें घोड़ी पर बिठाकर करीब 2 किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्रा निकाली है। डीजे, ढोल नगाड़े, गाजे बाजे और पुष्प वर्षा के बीच हजारों लोगों ने उनका स्वागत और सम्मान किया। करीब 3 वर्षों के कार्यकाल में देवाराम गोदारा ने कानून व्यवस्था मजबूत करने, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई और जन सरोकारों के प्रति संवेदनशील कार्यशैली से लोगों का विश्वास जीता। विदाई समारोह में जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिससे यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया। वहीं सीकर जिले के बुर्जा की ढाणी की रोटी मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, जलभराव और कीचड़ के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा।